हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है थर्ड वीक अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स। ये वीकली करंट अफेयर्स है, ठीक है। और ये वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा ओलंपिक इसी में है, कवर करवा दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कवर करवा दिया गया है इसी में, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पूरा ज़रूर देखिए और शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, शार्प लर्निंग जो ऐप है, इस डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। क्या है नाम? शार्प लर्निंग। तो उसके ज़रिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, या जिन लोगों ने लिया हुआ है या कोर्स खरीदा हुआ है तो उनको पीडीएफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स की तैयारी होती है वहाँ पर शानदार ढंग से। आईएसपीसीएस का मेंबरशिप है और एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि तमाम एग्जामिनेशंस के लिए देख सकते हैं आप। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का है? आंसर होगा 100 रुपीज़, ठीक है। 18 अगस्त को वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के और करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन, उनकी उपस्थिति में ये उन्होंने काम किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और वायरस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम क्या रखा हुआ है? क्या है मंकी पॉक्स वायरस का नाम? आंसर होगा एम पॉक्स। क्या है? एम पॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को यानी एम पॉक्स को किस तरह का स्वास्थ्य आपातकाल यानी हेल्थ इमरजेंसी अगस्त 2024 में घोषित किया? आंसर का अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये घोषित किया गया है WHO के द्वारा। इससे पहले 2022 में भी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। यही आपातकाल, यही इमरजेंसी घोषित की गई थी, हेल्थ इमरजेंसी, लेकिन इस बार फिर से किया गया है क्योंकि इसके मामले लगातार मिल रहे हैं। भारत में भी एक संदिग्ध मामला आ चुका है, ठीक है। मंकी पॉक्स जो है वो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है और 2022 में ही एम पॉक्स इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो ये मूलतः बंदरों से होकर आया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। बाद में अब एम पॉक्स कर दिया गया है। ओके, इसके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। ये एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है और चेचक के समान जो है वो वायरस वाले जो फैमिली है उससे आता है, चकत्ते हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नियुक्ति से रिलेटेड। देश के केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जो नए बने हैं। आंसर गोविंद मोहन, ठीक है। इससे पहले वो संस्कृति सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ओके, तो गृह सचिव का काम जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देश में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। साथ ही देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो इनके जिम्मे रहती है। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के अनुसार दुनिया के टॉप 3 केंद्रीय बैंकरों में भारतीय का नाम है, तो क्या है? किस भारतीय का नाम? आंसर होगा शक्तिकांत दास, ठीक है। तो आरबीआई ने ये बताया और लगातार दूसरे वर्ष ऐसा हुआ है इस बार, ठीक है। इनको टॉप 3 में इनकी रैंकिंग दी गई है। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत और किस देश के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित 2+2 वार्ता का नया संस्करण अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? आंसर का जापान। भारत और जापान के बीच में ये 20 अगस्त को वार्ता हुई है न्यू दिल्ली में, और ये भारत और जापान के बीच में तीसरी 2+2 वार्ता है। 2+2 वार्ता में क्या होता है कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ मिलते हैं दोनों देशों के और बातचीत करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, ठीक है। तो जापान की बात हो रही है, वहाँ के सम्राट होते हैं, कौन है? नारुहितो, राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया की 6वीं समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर का कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में। ये 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता थी, 13 अगस्त को हुई कैनबरा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और ख़ास बात है कि पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड इस करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हैं कई सारे।
ओके, तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इकट्ठा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन होगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? आंसर का 6, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं और विजेताओं का नाम ये सब देख रहे हैं आप, ठीक है। ओके, तो 16 जुलाई से 11 अगस्त तक ये आयोजन हुआ था और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सब जीते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, सिल्वर और फिर आगे ब्रॉन्ज जीते हैं। कई सारे रिकॉर्ड भी बने हैं, उन सब पर एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते? आंसर की यूएसए, अमेरिका। कितने? 126, टोटल 126। सेकेंड स्थान पर चाइना रहा 91 के साथ, थर्ड स्थान पर जापान 45 टोटल उसके मेडल प्राप्त हुए से। ओके, लेकिन गोल्ड ज़्यादा था इसलिए ये तीसरा नंबर है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था जिसे 53 मिले टोटल मेडल, हालांकि गोल्ड कम था जापान की तुलना में, इसलिए फोर्थ स्थान। और फिर फ्रांस का देख रहे हैं 64 मेडल प्राप्त हुए, हालांकि इसका गोल्ड कम था इसलिए फिफ्थ स्थान मिला है। भारत को 71 रैंक है इस बार और टोटल 6 मेडल है, गोल्ड इस बार नहीं मिल पाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा इसका पीवी सिंधु और शरत कमल। क्या नाम है? पीवी सिंधु और शरत कमल, ये दोनों थे, ठीक है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं, और शरत कमल जो हैं वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? आंसर मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु भाकर निशानेबाज हैं, शूटर हैं, ओलंपिक में 2 मेडल है, एक व्यक्तिगत और एक जो है वो जॉइंट, ठीक है। ओके, और PR श्रीजेश वो हॉकी गोलकीपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? आंसर का ओलंपिक फ्रिज या कहें फ्रिज, ठीक है। ये पैरालंपिक का भी यही था, ओके, शुभंकर और मस्कट, और इसका भी ओलंपिक का भी यही रहा है। फ्रिज का मतलब क्या हुआ? फ्रिज जो है ना खास तरह की टोपी है जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पहनी जाती थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य बताएं। आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन, यानी खेल ज़्यादा विशाल, अलग और ज़्यादा खुलेपन के साथ हो, ठीक है। पैरालंपिक का भी यही आदर्श वाक्य है, यही मोटो है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। उन्होंने सिल्वर मेडल जीते जेवलिन थ्रो में, ठीक है। हालांकि पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के खिलाड़ी ने। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता और 16 साल से कायम ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया? आंसर होगा अरशद नदीम। मैंने पहले ही बताया था, पाकिस्तान के, उन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया, तो ये इनमें से कौन सा मेडल था? आंसर होगा कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता और कांस्य पदक के साथ ओलंपिक में पदक पाने वाली, यानी इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली निशानेबाज भी बन गई है, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं? आंसर होगा मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर ने 2 मेडल प्राप्त किए, एक व्यक्तिगत 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड इवेंट में ये मेडल जीता। एक तो सिंगल जीता अकेला और फिर मिक्स्ड इवेंट में भी जीता उन्होंने।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता? आंसर होगा 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट कैटेगरी में। ठीक, सरबजोत सिंह जो है वो हरियाणा के अंबाला जिले के धीन गांव के रहने वाले हैं, और मनु भाकर के बारे में जानते हैं, झज्जर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर का 50 मीटर राइफल मेंस में जीता है उन्होंने। ठीक है, स्वप्निल कुसाले, तो वो महाराष्ट्र के पुणे के मूलतः हुआ रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर का ब्रॉन्ज मेडल। ओके, ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस बार जीता है। ओके, और अगर हम देखें हॉकी की, तो स्वर्णिम इतिहास रहा है भारत का। ठीक है, 1928 में स्वर्ण, फिर 32 में स्वर्ण यानी गोल्ड, 36 में गोल्ड, 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड, 56 में गोल्ड, 64 में गोल्ड, 80 में गोल्ड, फिर सिल्वर मिला 60 में, 1960 में, फिर 68 में ब्रॉन्ज मेडल मिला, 72 में ब्रॉन्ज, 20 में ब्रॉन्ज जो कि 21 में हुआ था, और अभी 24 में ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं? आंसर होगा अमन सेहरावत। क्या नाम है? अमन सेहरावत। तो पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि उनके कैटेगरी में जो खिलाड़ी हैं वो 57 किलोग्राम वजन के हैं। ठीक है, अमन सेहरावत जो है फ्री स्टाइल पहलवान है इंडियन, और हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक खेलों में पहलवानी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी जिन्हें 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया? आंसर होगा विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल तक उनका वजन 50 किलोग्राम था, 50 किलोग्राम था, लेकिन फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले जब उनका वजन तौला गया, नापा गया, तो 2 किलोग्राम ज़्यादा पाया गया। रात भर उन्होंने वजन कम करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मात्र 100 ग्राम ज़्यादा आया, और इसी वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका, 32 साल के हैं, भारतीय सेना में कार्यरत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2028 ओलंपिक के मेजबान शहर का नाम बताएं? आंसर लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स अमेरिका में है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आयोजन होना है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सेफ्टी मिशन कौन था? आंसर होगा गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक निर्माण में किस ऐतिहासिक स्मारक धातु का इस्तेमाल किया गया? आंसर होगा एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर। ठीक है, तो प्रत्येक जितने भी ओलंपिक पदक थे उसमें एफिल टावर का ये जो देख रहे हैं ना, ये तो इसको लगाया गया था, उसी का टुकड़ा था, मूल लोहे का टुकड़ा, उसको पिघलाकर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अवार्ड्स रिलेटेड, और काफ़ी खास है ये वाला जो वीकली करंट अफेयर्स है वो। तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन होगा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा ऋषभ शेट्टी। ये कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और इस फिल्म का डायरेक्शन भी उन्होंने खुद ही किया था, ऋषभ शेट्टी ने ही किया था। ठीक है, तो ये जो फिल्म थी वो KGF 2 के बाद कन्नड़ सिनेमा की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगला क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर का इसका नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बालम
उसके लिए, और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया? आंसर होगा अट्टम द प्ले। ये मलयालम फिल्म है और इसके निर्देशक हैं आनंद एकर्षि। ठीक है, मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें क्या है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर वहाँ पर महिला को जो शोषण होता है उसको दिखाया गया था इसमें। ठीक है, फीमेल एक्ट्रेस का जो शोषण होता है उस पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा कंतारा। कन्नड़ भाषा की ये फिल्म थी और इसका डायरेक्शन और मुख्य एक्टिंग भी ऋषभ शेट्टी ने किया और ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। ओके, अगला क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला या चुना गया? आंसर होगा गुलमोहर। क्या है गुलमोहर? जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो इसके निर्देशन है डायरेक्टर राहुल वी चिट्टेल। ओके, और इसमें शर्मिला टैगोर वो उन्होंने फिल्मों में वापसी की थी और मनोज वाजपेयी वो भी थे इसमें। ठीक है, अब अलग अलग भाषाओं में जो फीचर फिल्म अवार्ड मिले हैं उन सब की लिस्ट भी मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में तो देखिए, हिंदी में गुलमोहर को मिला है, असमी में इमोथी पुथी, बंगाली में काबेर अंतर्धान, कन्नड़ में KGF चैप्टर 2 को मिला, मलयालम में सऊदी वेल्लक्का सीसी को मिला है, मराठी में वाल्वी को मिला, उड़िया में दमन, पंजाबी में बागी दी धी इसे चुना गया, तमिल में पोन्नियन सेल्वन भाग 1, तेलुगु में कार्तिकेय 2 और तिवा जो लैंग्वेज है उसमें सिकैसल को मिला। ठीक है, 2024 में ये अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन ये 2022 में जो फिल्में आई थी ना उसको लेकर हुआ। और फीचर फिल्म जो है ना वो आपने देखा होगा, तो फीचर फिल्म का मतलब क्या होता है? फीचर फिल्म ऐसी फिल्मों को कहते हैं जिसका निर्माण जो है ना वो मुख्य उद्देश्य वो कमर्शियल होता है, यानी पैसे कमाना होता है, वो फीचर फिल्म कहा जाता है, जिसको एक खास अवधि के लिए बनाया जाता है ताकि वो पब्लिक के लिए बनाया जाए और पब्लिक उसको देखने के लिए पैसे दे, चाहे किसी भी तरीके से दे, या OTT पर जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके ज़रिए दे, या फिर सिनेमा हॉल में जाकर दे। ठीक है, और दूसरी होती है फिल्म जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर दिखाया जाता है, तथ्यों के आधार पर दिखाया जाता है। ठीक है, और एक होता है शॉर्ट फिल्म जो बहुत सीमित अवधि, छोटी अवधि के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन के रूप में कई सारे लिए थे उसके पूरे डिटेल यहाँ पर भी मैंने दे दी है और PDF में इन सब का पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, तो आप PDF भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स ये रहे जो महत्वपूर्ण थे, उन सब का क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए थे। और अब बात करते हैं नॉन फीचर फिल्म की। ठीक है, नॉन फीचर फिल्म जिसको कमर्शियल एंगल से नहीं बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है? बेस्ट फिल्म का आंसर होगा इसका आयना यानी मिरर। ठीक है, इसके डायरेक्टर सिद्धांत सरीन थे। और अब तमाम जो नॉन फीचर फिल्म है उसके जो अवार्ड हैं उन सब की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, और मेनली क्वेश्चन जो आते हैं ना ज़्यादातर वो आते हैं उससे फीचर फिल्म से आते हैं। वैसे आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म आयना मिरर, ये हिंदी उर्दू में आई थी। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मध्यांतर, सर्वश्रेष्ठ जीवनी या ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन ये आणखी एक मोहजोदारा, ये सब रही। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कोकन ट्री, ये सब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर का किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये इससे चुना गया है। इसके लेखक हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थव धर, और प्रकाशक है हॉपर कॉलिंस, इंडिया पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
21 भूवैज्ञानिकों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 अगस्त 2024 में प्रदान किए। तो ये अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? आंसर होगा 3 कैटेगरी में दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये 1 दिया गया, नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये 10 दिए गए, नेशनल युवा जियो साइंस अवार्ड ये 1 दिया गया। टोटल 12 अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन कैटेगरी जो है ना वो ये देख रहे हैं 3 है। ओके, और सबके नाम भी यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अलग अलग नाम है, ढेर सारे नाम है। ओके, तो ये सब है, ये सब मैंने पीडीएफ में दे दिया है। हालांकि इतना लंबा नाम सबका नहीं आता है एग्जामिनेशन में। चलिए अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये NIRF जो है ना वो रैंकिंग वो है। NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा NIRF 2024 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IISc बेंगलुरु। टॉप 5 यूनिवर्सिटी में ये देख रहे हैं, IISc बेंगलुरु नंबर 1 है, सेकंड पर JNU है न्यू दिल्ली में, थर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का, फोर्थ स्थान है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, और 5वां स्थान पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2024 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ओवरऑल की बात हो रही है, आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने इसकी रैंकिंग जारी की थी, और टॉप 5 में ये देख रहे हैं ओवरऑल कौन कौन से संस्थान हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2024 रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा हिंदू कॉलेज दिल्ली। ठीक है, कॉलेज श्रेणी में ये सब संस्थान है। टॉप 5 ये दिखा रहा हूँ मैं। हिंदू कॉलेज नंबर 1, मिरांडा हाउस नंबर 2 है, थर्ड स्थान पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, फोर्थ स्थान है, चौथा स्थान रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज ये कोलकाता, 5वां स्थान है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज कोलकाता। ठीक है, तो ये है रैंकिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NIRF 2024 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन NIRF 2024 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन NIRF 2024 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा है संस्थान? आंसर होगा एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन NIRF 2024 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है, ये है नंबर 1। ओके, तो अन्य कैटेगरी में कुछ लिस्ट ये देख लीजिए। रिसर्च में ये रहा, इनोवेशन इंस्टीट्यूट में ये, फार्मेसी में ये, ओके, और आर्किटेक्चर में ये देख रहे हैं आप, डेंटल इंस्टीट्यूट्स में ये है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ये नंबर 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार इसरो के किस मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य प्रस्तुत किए? अभी नहीं है, मतलब थे मैग्मा महासागर, इसके साक्ष्य ये प्रस्तुत किए हैं। आंसर का चंद्रयान 3 ने। ठीक है, चंद्रयान 3 रिसर्च से यही पता चला कि चांद पर कभी मैग्मा महासागर हुआ करता था। ओके, ढका हुआ था, तो ये पता चला है। मैग्मा क्या होता है? देखिए, गर्म तरल चट्टानों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी में आंतरिक हिस्से में खासतौर पर मेंटल जो है ना, वहाँ पर उस परत में ये पाया जाता है। ओके, तो जब यहाँ चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था पृथ्वी से, भारत से? तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 से। चांद पर कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी? सॉफ्ट लैंडिंग यानी धीरे धीरे लैंडिंग हुई थी, तो 23 अगस्त 2023 की शाम को। ओके, 23 अगस्त 2023 की शाम को।
चांद पर कहाँ पर ये उतरा था? तो चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटियों की डेथ हुई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इनमें से किस बल के तत्कालीन महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया 18 अगस्त 2024 को? आंसर होगा भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, 59 ईयर के थे और कार्डिक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन रुकने की वजह से ये यानी हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। अब कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन अगस्त 2024 में कहां पर शुरू हुआ है? आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, तो 21 अगस्त को गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ना वहां पर ये पूरी क्षमता के साथ इसको शुरू किया गया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। वहाँ पर कई सारी इकाइयाँ हैं, वहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी। काकरापार यानी KAPS-1 ये 1993 में शुरू किया गया था। KPS-2 जो है 1995 में शुरू किया गया था और KPS-3 जो है ना वो 2023 में चालू किया गया था और KPS-4 जो है ना वो 2024 में उसको चालू किया गया है। ओके, बाकी रूस से लिया गया था टेक्नोलॉजी और ये दो जो है ना उसमें से वो स्वदेशी है। ओके, चलें आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विदेश से रिलेटेड लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की? आंसर होगा फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से अगस्त 2024 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फिजी के राष्ट्रपति हैं रातू विलियम मैवलीली, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान दिया वहाँ का। ठीक है, इससे पहले मई 2023 में यही सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दिया जा चुका है। फिजी जो है ना वो साउथ पैसिफिक में है, यानी प्रशांत महासागर जो है ना उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ओके, राजधानी सुवा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से अगस्त 2024 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहाँ भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 3 देशों की यात्रा पर थी। इसी दौरान फिर तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, उन्होंने भी ये अवार्ड उनको दिए। ठीक है, कुछ समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन। थाईलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है? आंसर होगा इसका पैतोंग तार्न शिनावात्रा। ठीक है, तो ये नई प्राइम मिनिस्टर वहाँ की बन गई है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वहाँ पर सम्राट होते हैं, उनका नाम है वाजिरालोंगकोर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किस देश के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? आंसर होगा जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो इस सितंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो, राजधानी टोक्यो। आगे बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया? आंसर होगा 23 अगस्त 2024 को। और इस बार की थीम क्या थी? तो टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये रहा इस बार की ये थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 19 अगस्त को। और थीम है इस बार की एन इंटायर डे, एक संपूर्ण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे। आंसर होगा 20 अगस्त को। मुख्य मकसद ये कि मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़े
और थीम है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ये रही थीम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे। आंसर होगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? आंसर होगा राजीव गांधी। इस दिन यानी 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। तो ये था इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। और इस सप्ताह वाला जो यानी 3rd वीक अगस्त का जो करंट अफेयर्स था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे समझे। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो मेंबरशिप प्लान है अवेलेबल शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप शार्प लर्निंग सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले पर। पहले ऐप का भी नाम सरकारी जॉब न्यूज़ था, लेकिन उसका नाम शार्प लर्निंग अब कर दिया गया है। ठीक है, और हाँ, जिन लोगों ने उसको अपडेट नहीं किया हुआ है ना नए ऐप को, तो ज़रूर अपडेट कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।